बच्चों, आज हम केपलर के सेकंड लॉ के बारे में और फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो उसको समझने के लिए आप लोगों को मालूम है केपलर के 3 नियम हैं, और केपलर ने ये 3 नियम जो प्लैनेट का मोशन होता है सन के अराउंड, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिए थे। तो हम एक फिगर बना लेते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका स्टेटमेंट। केपलर्स फर्स्ट लॉ को हम डिड्यूस कर रहे हैं ना, फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन एक तरीके से हम कर रहे हैं। तो हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ठीक है, यहाँ हमने x मान लिया, इधर y मान लिया। इसके ओरिजिन पर हमने सन यानी, और जिसका मास हमने कैपिटल M ले लिया, मान लीजिए कैपिटल M इसका मास है, और इससे r दूरी पर एक प्लैनेट कंसीडर कर लिया है जिसको हमने प्लैनेट लिख लेंगे, इसका स्मॉल m मास मान लिया। और ये हमारा जो वेक्टर यानी कि जो डिस्टेंस है उसको हमने r वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों के बीच की दूरी को। ठीक हो गया। ये हमारी इनिशियल लाइन यानी x एक्सिस हो गई, इससे हमने इसका एंगल थीटा मान लिया। तो प्लैनेट के जो निर्देशांक हो गए वो हमारे हो गए r और थीटा। अच्छा, यहाँ पर r जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, ये स्मॉल r यहाँ पर हमने लिख दिया है। अच्छा, जिस समय प्लैनेट इस सन के चारों ओर घूम रहा है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। वो फोर्स क्या है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। कौन सा लॉ? ग्रेविटेशन लॉ जो है, द फोर्स ऑन द प्लैनेट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा F बराबर, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसको हमने वो वेक्टर लगा दिया, F बराबर माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर है, और R यूनिट वेक्टर हमने इधर लगा दिया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, देखिए, ठीक है। तो ये आपको रूल मालूम है, ये न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है, जिसमें इस कैपिटल M सन का मास है, स्मॉल m पृथ्वी प्लैनेट का मास है, और उनके बीच की दूरी r है, और r यूनिट वेक्टर है जो कि आप इस वेक्टर से निकाल सकते हैं। तो ये फोर्स उनके बीच में लग रहा है। अच्छा, अब हमको ये मालूम है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है ये? सेंट्रल फोर्स है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? सेंट्रल फोर्स है। तो उसका परिणाम क्या होगा? सेंट्रल फोर्स होने के नाते J यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, हैंस एंगुलर मोमेंटम कैपिटल J से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं विल बी कंजर्व्ड, है ना। ये हम जानते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व्ड होगा, ठीक है। अब अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो उसकी एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, एंड आल्सो एरियल वेलोसिटी। अब एरियल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो हमारा क्या होता है? ds/dt, और वो किसके बराबर होती है? वो होती है तुम्हारी J/2m के बराबर। तो ये भी क्या हो जाएगी? हमारी कंजर्व्ड हो जाएगी।
या कांस्टेंट हो जाएगी, है नहीं, कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि J अपॉन 2m इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हम अपनी तरफ से इसको h/2 लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अब h/2 की जगह पर हम h भी लिख सकते थे, कोई सा भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने यहाँ पर इसको h/2 ले लिया, h जो है एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि J अपॉन m जो किसके बराबर हो गया तुम्हारा, ω/r², ये बराबर h बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अब J अपॉन m ω/r² के बराबर कैसा होता है ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि J बराबर एंगुलर मोमेंटम है, तो r क्रॉस p आप लिख सकते हैं, p बराबर आपका m इंटू बी है, तो r क्रॉस b। तो इस तरीके से आप मैनिपुलेट करके इस वाली इक्वेशन को आप प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आएगी तो फिर इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 से हमको मालूम है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्लैनेट जो है सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो रेडियल डायरेक्शन में उसका एक एक्सेलरेशन या रेडियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, क्योंकि इसमें आर आ रहा है। तो हम आल्सो लिख सकते हैं इसको, वी कैन आल्सो राइट, क्या लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रेडियल वेक्टर है हमारा, तो जब इस पर एक रेडियल फोर्स लग रहा है जो कि ये लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ वो फोर्स इसके बराबर होगा। लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ, जो मोशन का सेकंड लॉ है, उसके अनुसार उसी प्लैनेट पर जो फोर्स लग रहा है, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो किसके बराबर होना चाहिए? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। तो मास की जगह पर मास आ गया, और एक्सेलरेशन की जगह पर, चूंकि एक्सेलरेशन हमारा रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम उसको रेडियल एक्सेलरेशन कह देंगे। अच्छा, वैसे इस पॉइंट पर, इस प्लैनेट पर 2 एक्सेलरेशन लगते हैं, हाँ, एक रेडियल एक्सेलरेशन लगता है और एक ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी लगता है। लेकिन चूंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है हमारे सेकंड लॉ के हिसाब से, तो जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम ये लिखेंगे कि F इज इक्वल टू मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये तुमको फार्मूला मालूम होना चाहिए, दैट इज, क्या मतलब हुआ इसका? तो F की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू रख दी, दैट इज फ्रॉम, बल्कि यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका, दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, है ना। रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लिख देते हैं, तो वो होती है d²r अपॉन dt² माइनस r d थीटा ओवर dt का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। और ये किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा? इस वाले के बराबर, यानी कि माइनस GM अपॉन r²। इन दोनों को कंपेयर करके लिख दिया, वेक्टर क्वांटिटी हमने हटा दी इसमें से, ठीक है। तो यानी कि ये हमारी इक्वेशन को अगर हम सिंपल करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा d²r अपॉन dt² माइनस r की जगह पर r आ गया, और d थीटा अपॉन dt को हम लिख सकते हैं ओमेगा, है नहीं, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। d थीटा अपॉन डीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं ओमेगा, तो ω² इज इक्वल टू माइनस GM, दोनों साइड का जो स्मॉल m है वो कट गया, अपॉन r², ठीक है।
इसको ही अगर हम थोड़ा सा और सिंपल करें तो क्या हम सिंपल करेंगे कि दोनों साइड में हम आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, है नहीं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाई आर क्यूब वी हैव, क्या आ जाएगा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा तुम्हारा आर क्यूब डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम आर। क्या मतलब, आर क्यूब डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम आर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसको एच स्क्वायर लिख दिया। क्यों लिख दिया एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एच बराबर ओमेगा आर स्क्वायर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से हो जाएगा। नाउ पुटिंग क्या पुट किया हमने, r इज इक्वल टू 1/u। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, मतलब इसको हम थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, तो इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, r बराबर 1/u पुट कर देते हैं, एंड ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है किसके बराबर है, डी थीटा ओवर डी टी के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाती है, एच अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, और चूँकि 1/r को हमने u के बराबर लिख रखा है, तो ये बराबर हो जाएगी हमारी एच यू स्क्वायर। वी गेट, क्या हमको मिलेगा कि डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अच्छा हम डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ये इक्वेशन है ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो हमको डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम डी आर अपॉन डी टी का मान निकाल लेंगे, है नहीं। तो डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा कि डी अपॉन डी टी यहाँ आ गया, आर की जगह पर हमने 1/u सब्स्टिट्यूट किया, तो आपको डिफरेंशियल करना मालूम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 1/u स्क्वायर तो डी यू अपॉन डी टी। फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1/u स्क्वायर, डी थीटा से डिवाइड कर दिया और डी थीटा ऊपर ले लिया, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस की जगह माइनस, 1/u स्क्वायर की जगह पर 1/u स्क्वायर, ठीक है। डी यू अपॉन डी थीटा की जगह पर डी यू ओवर डी थीटा आ गया, और डी थीटा अपॉन डी टी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है और वो हमारी एच यू स्क्वायर के बराबर है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे एच यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब कट के हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि डी आर अपॉन डी टी का मान हमारा फिर क्या आ गया, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू, नहीं ये हो जाएगा हमारा माइनस यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस एच डी यू ओवर डी थीटा, ठीक हो गया। तो डी आर अपॉन डी टी का मान निकाल लिया, लेकिन हमको निकालना है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मान, तो इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट और करेंगे, तो विच इम्प्लाइज कि डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एच डी ओवर डी टी, क्योंकि हमने इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, डी यू ओवर डी थीटा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक हो गया। फिर इसका हम और सरलीकरण कर सकते हैं, तो माइनस एच की जगह पर माइनस एच आ गया, डी अपॉन डी टी की जगह पर हम लिख सकते हैं डी ओवर डी थीटा, ब्रैकेट में डी यू ओवर डी थीटा वैसे ही रहेगा, और डी थीटा हम ऊपर की तरफ ले लेंगे और डी टी ये वाला नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है नहीं।
अच्छा, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर एच यू स्क्वायर है, तो यहाँ पर उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, क्या मिल के आ गई, माइनस, अब डी थीटा अपॉन डीटा की वैल्यू यहाँ पर रख ली हमने, डी टी की वैल्यू एच यू स्क्वायर, तो एच से मिलकर एच स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर, और ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया तो ये हो गया डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। ठीक हो गया। तो हमको डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू मिल गई, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे। सो देयरफॉर वी नाउ हैव, हमें क्या मिल जाता है, इस वाली इक्वेशन को आप देखिए। हाँ, तो इस वाली इक्वेशन में आप देखेंगे कि आर क्यूब की जगह पर हम लिख देंगे आर बराबर 1/u, तो ये 1/u क्यूब हो जाएगा, 1/u क्यूब, और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद माइनस एच स्क्वायर की जगह पर माइनस एच स्क्वायर आ गया, और माइनस जी एम अपॉन माइनस जी एम अपॉन यू हो जाएगा, क्योंकि आर बराबर 1/u है, ये आ गया। और सरल कर लें इसको, तो जो चीज़ कट रही है उसको आप काट लीजिए, तो सीधी सीधी इक्वेशन बन जाएगी हमारी डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू जी एम ओवर एच स्क्वायर। सरलीकरण करने के बाद आपको ये इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगी। अच्छा, आप देखिए कि इसमें g कांस्टेंट, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ द सन, h विच इज वी हैव एज्यूम्ड बाय आवर चॉइस एज ए कांस्टेंट, तो ये अपनी तरफ से कांस्टेंट, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है नहीं। तो इस क्वांटिटी को हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, यानी किसी भी कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएट करते हैं, चाहे सिंगल टाइम करें आप डबल टाइम करते हैं, जो ये जीरो आ जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इज कांस्टेंट, we can write, क्या लिख सकते हैं हम, इस वाली इक्वेशन को इधर की तरफ ले आएंगे, तो डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर यू, ये वाला यू, एक अपनी तरीके से अपनी तरफ से हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि हमको मालूम है ये कांस्टेंट है, तो इसका अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे या सिंगल डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। अर्थात हम u की जगह पर u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है नहीं, और प्लस ये u आ गया और ये वाला इधर की तरफ आ गया, तो माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो इक्वेशन आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 आप इसको मान लीजिए। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमारी SHM की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि डी स्क्वायर, इस पूरे फंक्शन को अगर आप x मान लें तो ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन हमको मालूम है, तो वी कैन राइट इट्स सोल्यूशन एज, वी कैन राइट solution of differential equation 3 as, क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के लिए हम उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे u माइनस u माइनस जी एम ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं a cos
थीटा, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अगर ये इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो होती तो उसका सोल्यूशन वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा की फॉर्म में होता है नहीं, नीचे वाला वेरिएबल जो हमारा थीटा है, तो हमारा सोल्यूशन इस फॉर्म में आ गया। और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि u बराबर जी एम ओवर एच स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर ओवर जी एम अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस एच स्क्वायर ए कॉस थीटा अपॉन जी एम। क्या करा हमने, जो u है उसकी जगह पर हमने फिर 1 अपॉन आर लिख दिया, क्योंकि हमने ऊपर जो था यहाँ पर आपने देखा होगा r बराबर 1 अपॉन यू हमने लिया था, तो उसको हमने फिर यहाँ पर रख दिया। तो हमारी ये जो इक्वेशन बन के आ गई, ये इक्वेशन, इसको हम ये वाली इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन जो है वो एक कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है। देखिए हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन is similar to the equation of a conic section। कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है। ठीक है, कोनिक सेक्शन की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये आपने पढ़ी होगी, L अपॉन R 1 प्लस ई कॉस थीटा, है नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये इक्वेशन आती है हमारी, पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन जो है इससे मिलती जुलती आ रही है। तो इसमें हम E की वैल्यू दिखाएंगे, है नहीं। तो E की वैल्यू वेयर E इज eccentricity of जो हमारा कोनिक सेक्शन है, ठीक है, उसकी ये हमारी एसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है ऑफ कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन की एसेंट्रिसिटी को शो करता है। ठीक हो गया। तो जिस समय E का मान, यानी इस समय जो E है उसकी वैल्यू हमारी कितनी है, एच ए स्क्वायर अपॉन जी एम। तो व्हेन E इज इक्वल टू क्या है, एच स्क्वायर ए ओवर जी एम इज लेस देन 1, देन ऑर्बिट ऑफ planet will be एन क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगी। यानी हमारी किसकी, अगर हमारा कम हो जाए 1 से, तो ये हमारी हो जाएगी इलिप्स की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट विल बी एन इलिप्स। कब, जिसमें हमारी एसेंट्रिसिटी जो है वो 1 से लेस होगी। तो ये हमारा एक कोनिक सेक्शन बन गया। कोनिक सेक्शन में हमारी कई चीज़ें आ जाती हैं, यानी इलिप्स भी आ जाता है, सर्कुलर भी आ जाता है, हाइपरबोला भी आ जाता है, यानी पैराबोला भी आ जाता है। तो ये एक जनरल कोनिक सेक्शन की हमारी इक्वेशन बनी। यानी कि हमने जब इक्वेशन सॉल्व करी, हमने न्यूटन के लॉ को लगाया, ग्रेविटेशन लॉ को लगाया, उसके बाद फिर हमने उसको न्यूटन के सेकंड लॉ से मैच करा, और हमारी जो हमारी डायनामिकल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बनाई, वो हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई। यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी ये आई थी। फिर इसको हमने यहाँ वेरिएबल्स का थोड़ा सा इंटरचेंज किया ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अल्टीमेटली वी गॉट दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमको मिल गई। फिर उसमें हमने ये वाला आइडिया लगाया कि जी एम एन अपॉन एच स्क्वायर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हमने उसको थोड़ा सा इक्वल कर लिया ताकि हमारी इक्वेशन और सिमेट्रिकल दिखाई दे। तो बाद में हमको पता चला कि ये इक्वेशन जो है वो एक सिंपल
हमारी इक्वेशन है, और उस सिंपल इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा उसका सोल्यूशन जो है वो सिंपल ए कॉस थीटा की फॉर्म में आ जाता है। ए जहाँ पर अपनी तरफ से हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है नहीं, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो इक्वेशन निकल के आई, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, वो इस फॉर्म में निकल के आई। और ये जो हमारी इक्वेशन है उसको अगर हम स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शन की इक्वेशन से मैच करेंगे तो L upon R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, वेयर L इज द सेमीलेटस रेक्टम, R इज द रेडियल वेक्टर, E इज द एसेंट्रिसिटी, थीटा इज द एंगल ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द इनिशियल लाइन। तो हमने देखा कि एसेंट्रिसिटी हमारी ये निकल के आ जाती है, और अगर एसेंट्रिसिटी E का मान लेस देन 1 है नहीं, तब प्लैनेट एक इलिप्स के उस पर मूव करेगा, और जब E बराबर 0 होगा तो ऑर्बिट जो होगी क्या हो जाएगी, ऑर्बिट विल बी, ऑर्बिट जो होगी विल बी ए सर्किल। उस वाले केस में ऑर्बिट जो है हमारी वो एक सर्किल बन जाएगी, है ना, कि जिस समय हमारा एसेंट्रिसिटी का मान 0 हो जाएगा तो ऑर्बिट क्या हो जाती है, सर्कुलर ऑर्बिट हो जाती है। और जिस समय E का मान ग्रेटर देन 1 हो जाता है, व्हेन E इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, जिस समय E का मान 1 हो और ग्रेटर देन 1 हो, तो उस समय जो हमारा ऑर्बिट होगी, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट लिख लेते हैं हम, ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट विल बी हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने केपलर के सेकंड लॉ को यहाँ पर प्रूव कर लिया। जो केपलर ने बताया था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड, ठीक है, कैसे चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, या क्लोज ऑर्बिट में आप उसको कह सकते हैं चक्कर लगाते हैं। तो उसका हमने एक जनरल फार्मूला निकाला। वैसे तो उन्होंने कहा था कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब हमने इसको बाकायदा सॉल्व किया और न्यूटन के लॉज को आप देखिए, न्यूटन के लॉ को यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया, तो वी गॉट द इक्वेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन, दैट इज ए जनरल इक्वेशन। और उस जनरल इक्वेशन में हमने फिर ये पाया कि ऑर्बिट जो होती है प्लैनेट की, समटाइम्स में भी एलिप्टिकल, समटाइम्स में भी सर्कुलर, और समटाइम्स में भी हाइपरबोलिकल। तो आपने देखा होगा जो कॉमेट्स होते हैं, यानी कि जो धूमकेतु होते हैं, वो जनरली हाइपरबोलिक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो कभी कभी प्लैनेट्स जो हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं, कभी कभी सर्कुलर ऑर्बिट में, और कभी कभी हाइपरबोलिक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों ये हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ है, जिसको हमने न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम और केपलर के द्वितीय नियम का उपयोग करते हुए डिराइव किया है। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। इसको आप पढ़िए, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट में लिख सकते हैं।